गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारेख, फॉर्मर रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम 9th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारा जो सेकंड चैप्टर है जो कि क्या था, यात्रा वृत्तांत से संबंधित था, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उनका जीवन परिचय अपन पढ़ चुके थे और हमने यात्रा स्टार्ट कर दी थी ना, यात्रा पर थे ना अपन, और यात्रा का आनंद ले रहे थे हम। तो अपन ने लास्ट जो पढ़ा था वह पढ़ा था कि जो लेखक था वह लेखक पहले तो किस रूप में आया था, पहले भी उसने इसकी यात्रा करी थी तिब्बत की, और पहले तो वह एक सभ्य व्यक्ति के रूप में आया था जिसके कारण से कि उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और अब की बार वो जो यात्रा करने के आया है वह किस रूप में आया है, भिखमंगे के रूप में, भिखारी के रूप में आए हैं, जिसके कारण उसको यात्रा करने के अंदर इतनी सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा। क्यों नहीं पढ़ना पड़ा वो मैंने आपके अपना जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बता दिया था। अब आगे चलते हैं चढ़ाई की तरफ। चढ़ाई चल रहे हैं वो, तो चढ़ाई के लिए लेखक जो है वह अपने फ्रेंड्स को क्या बोलता है कि हम क्या करें, 2 घोड़े कर लें, जिसके कारण से कि उन पर हम सामान लाद दें, क्योंकि सामान भी तो था उनके पास में बहुत सारा, और फिर हम चढ़ाई की तरफ चलें। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। सामान तो उन्होंने क्या कर दिया, घोड़ों पर बांध दिया, और खुद भी क्या हो गए, घोड़ों पर सवार होकर चढ़ने लगे। टारे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त उसके ऊपर जा पहुँचे। स्थान है ठौड़े, जहाँ पर वो पहुँच गए। हम समुद्र तल से करीबन 17 से 18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। कितने? 17 से 18,000 फीट दूर ऊपर खड़े थे। दूसरी तरफ इसमें बताया गया, दूसरी दक्षिण की तरफ पूरब में पश्चिम की और हिमालय के हजारों श्वेत शिखर नजर आ रहे थे। श्वेत शिखर यानी कि बर्फ से ढके हुए। श्वेत शिखर किसे कहा जाता है, जो कि बर्फ से ढके हुए हो, तो बर्फ से वो ढके हुए थे। बीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। वहाँ न तो बर्फ थी और न ही सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। जो एक तरफ जो पहाड़ थे उन पहाड़ों के बारे में बताया गया है कि वह क्या थे, बिल्कुल सपाट थे, ना तो उन पर बर्फ़ थी, ना कोई सफ़ेदी थी, और न ही किसी प्रकार की कोई भी हरियाली थी। बिल्कुल ऐसे ही जंजर जिसे कहा जाता है वैसे वो खड़े हुए थे। और दूसरी तरफ जो थे, उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही थी। तो और दूसरी तरफ किधर, उत्तर की तरफ थी, वहाँ पर जो बर्फ़ से पहाड़ ढके हुए थे लेकिन बहुत कम उसमें बर्फ़ दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर ठाड़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजा हुआ बताया गया है। कि जो एक सर्वोच्च स्थान है जहाँ पर कि जिस स्थान पर वह पहुँचे थे वहाँ पर उनके देवताओं का क्या था, वो स्थान था, जिसके कारण से कि वहाँ पत्थरों के ढेर लगे हुए थे, जानवरों के सींग रखे हुए थे, और वहाँ पर रंग बिरंगी झाड़ियों से और कपड़ों से उन झाड़ियों को क्या करा था, सजाया हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पर जाना था। चढ़ाई पर चढ़ गए थे और अब उनको क्या करना था, नीचे की तरफ उतरना था। अब क्या होता है देखते हैं। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चढ़ने में तो क्या है, परेशानी का सामना करना पड़ता है ना, चढ़ने में तो दिक्कत आती है, लेकिन उतरते हैं तो इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। अब क्या होता है, लेकिन शायद 2-1 और सवार हमारे साथ चल रहे थे, और भी उनके जो साथी थे वह साथी भी उनके साथ में चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चल रहा था, धीमे यानी कि धीरे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की जो थकावट है उसके कारण चल रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। यानी कि मेरा घोड़ा धीरे चल रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि इतनी ऊंची चढ़ाई पर चढ़कर आया है, जब मैं बैठा बैठा थक गया तो ये घोड़ा तो थकेगा ही थकेगा, इसलिए उसने उसको मारा नहीं। जैसे वो धीरे धीरे चल रहा था उसको चलने दिया। धीरे धीरे हम बहुत पिछड़ गए यानी कि पीछे की तरफ हो गए, और दोनों जो थे वह एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पर पिछड़ गए, और दोनों दोस्त जो थे वह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ नजर आ रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, यानी कि उनकी स्थिति ऐसी हो रही थी कि समझ ही नहीं आ रहा जो घोड़ा था वह आगे की तरफ जा रहा था या पीछे की तरफ जा रहा था। जब मैं जोर देने लगा तो वह सुस्त पड़ गया और एक जगह 2 रास्ते फूट पड़े थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील पैदल चला। आगे घर में पूछने पर पता चला कि हम लडगौर का रास्ता दाहिने वाला था।
अब उन्होंने क्या किया, वो रास्ता एक तरह से क्या हो गई, घोड़े के कारण क्या हो गए, वो रास्ता भटक गए और वहाँ पर दो रास्ते जा रहे थे जिसमें एक रास्ते की तरफ वो चल पड़े। लेकिन आगे जाके जब उन्होंने पूछा तो पता चला कि ये वाला रास्ता जिस स्थान पर वो जाना चाहते थे लटकौर, वहाँ उस वाला रास्ता ये है ही नहीं, वो रास्ता दूसरा था। जिस रास्ते को मैंने बताया था ना दो रास्ते बीच में थे, तो वो दूसरे रास्ते पे चल गए और एक्चुअली में वो वाला रास्ता उनका नहीं था, दाहिने वाला जो रास्ता था वह उस स्थान पर पहुंचाने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा, वापस गए और वापस उसी रास्ते को पकड़ा और फिर रवाना हुए। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमिति इंतजार करते हुए मिला। मंगोलों का मुंह वैसे भी लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था, क्योंकि वह तो क्या हो गया था, अपने मित्र का क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। सुमिति जो था, सुमिति वहाँ पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा था और वो जो लेखक था वह क्या हो गया था, उनसे बिछड़ गया था। बताया था ना भी वो बिछड़ गया, वो रास्ता भटक गया क्योंकि उसका घोड़ा क्या था, बड़े धीमे धीमे चल रहा था और जिस स्थान पर उसको पहुंचना था वैसे स्थान पर नहीं पहुंच पाया। और दोबारा लौट कर जब वह गया तो सुमिति जो था वह बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। फिर मेरा क्या कसूर है? वो उसने सुमिति ने कहा कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि ठंड का मौसम था ना, बारिश चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो उन्होंने क्या करे, मैंने कंडे जलाए, उनकी तपन ली, 3-4 बार मैंने चाय गरम बार बार में गर्म करके पी भी, और तुम अभी तक भी नहीं आए। तो लेखक ने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई, मैं तो रास्ता भटक गया, मेरा तो कोई कसूर है ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ ना यहाँ पे। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे, मैं तो रात तक पहुँचने की उम्मीद ही नहीं रखता था। कि मैंने क्या सोचा कि मेरे को कैसा घोड़ा मिला है जो कि बड़ा सुस्त है, आलसी है और वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, तो ऐसा घोड़ा मेरे को मिला है। तो मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि मैं रात तक इस स्थान पर पहुँच भी पाऊँगा या नहीं, लेकिन फिर भी भगवान का शुक्र है कि मैं सही समय पर पहुँच तो गया। खैर, सुमिति को जितना जल्दी गुस्सा आता है उतना ही जल्दी शांत भी हो जाता है, अर्थात ठंडा हो जाता है। जो उसका फ्रेंड था जिसके साथ में वो आया था सुमिति, उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, लेकिन उसका गुस्सा शांत भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब उसके बाद में लटकौर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, स्थान था ना, वहाँ पर उन्होंने एक अच्छी जगह ली, अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, यजमान यानी कि खातिरदारी करने वाले जो व्यक्ति थे, वह यहाँ पर भी सुमिति को बहुत सारे लोग जान पहचान वाले थे। उन्होंने उसकी अच्छी आतिथ्य किया। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुप्पा पिला। और एक पीने का है वहाँ पे पेय पदार्थ, तो दिन में तो उन्होंने क्या किया, आराम से पहले चाय सत्तू खाया और फिर बाद में जो पेय पदार्थ है वह उसका आनंद लिया। अब उसके बाद में क्या होता है देखिए, अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम था टिहरी समाधिगिरी। अब देखिए, जो स्थान पर पहुँचे उस स्थान के बारे में बताया गया है कि जो क्या था, एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा क्या था, मैदान था, जो कि काई से घिरा हुआ था, पहाड़ों से घिरा हुआ था और टापू सा मालूम होता था। टापू होता है ना, वैसा मालूम हो रहा था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी एक पहाड़ी थी जो कि भीतर तक दिखाई पड़ती थी, यानी अंदर तक वह पहाड़ी दिखाई दे रही थी। उसी पहाड़ी का नाम क्या था, टिहरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमित के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे जो थे वह खत्म हो चुके थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब उनके पास में जो कपड़े लेकर आए थे, जो सामान लेकर आए थे, वो धीरे धीरे उनके पास में जो कपड़े थे वह क्या हो रहे थे, समाप्त हो गए थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। अब उन्होंने क्या सोचा कि सुमिति के जान पहचान वाले थे ना बहुत सारे, वो उसने क्या सोचा कि भाई ये जान पहचान वालों के साथ में क्या करेगा, हफ्ता भर यहीं पे निकाल देगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उनसे भले ही कंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाना। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमिति ने क्या किया, ये जो शर्त रखी थी वो शर्त उसने स्वीकार कर ली। दूसरे दिन हम भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज़ धूप में हमें चलना पड़ रहा था। अब जो स्थान था जब वो चले जा रहे थे तो क्या हुआ कि अब
बहुत अधिक तेज, क्योंकि 10 से 11 बज गए थे, तो जो धूप थी वह क्या हो गई थी, बहुत तेज हो गई थी, जिसके कारण से चलना उनके लिए दुश्वार हो रहा था। तिब्बत की धूप में बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि थोड़े से में ही मोटे कपड़े से सिर को ढाक लिया तो गर्मी खत्म हो जाती है। आज 2 बजे सूरत की ओर मुँह करके हम चल रहे थे। ललाट धूप से जल रहा था और पीछे का गंदा बर्फ़ हो रहा था, क्योंकि आगे तो धूप थी और पीछे की तरफ क्या हो रही थी, एक तरीके से जो सामान वगैरह लाद रखा था उन्होंने और पीछे की तरफ चल रहे थे, तो गंदा तो क्या हो रहा था, उनका ठंडा हो रहा था और जो धूप से उनका मुँह चेहरा लाल हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। भाई डंडे के सहारे चलते वो, क्योंकि चढ़ाई भी थी और पहाड़ों पे चलना बहुत मुश्किल है। यद्यपि सुमिति के परिचित टिहरी में भी जो स्थान था टिहरी, वहाँ पर भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब उसके और भी मित्र थे वहाँ पे, बहुत भी चाहने वाले थे, तो लेकिन उन्होंने उनसे मुलाकात नहीं करी और आगे की तरफ चल दिए। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में है। मठ जानते हैं ना, मठ जो स्थान होते हैं, विहार जिसे कहा जाता है, तो वह जो स्थान है जो कि जागीरों में बटा हुआ है, अलग अलग उसकी जागीरें हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेकार भी मिल जाते हैं। अब जो जागीरदार हैं, जिन्हों की ज़मीनें हैं, जागीरदार जानते हो ना, जमींदार भी जिसे हम कह सकते हैं, उनके पास में अपनी अपनी ज़मीनें हैं, तो वह ज़मीनें भी क्या करते हैं, खेती करवाते हैं या कोई भी कार्य करवाते हैं और आसानी से उनको जो मजदूर है जो वह भी आसानी से उनको वहाँ पर मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। उसके बाद में शेखर की खेती के मुखिया बड़े ही वृद्ध यानी कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि वह कुछ मेरा ख्याल करते। क्यों नहीं था उसका वेश ऐसा, क्योंकि वो भिखमंगे के वेश में आया था ना, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने उसका क्या करा, सत्कार किया, क्योंकि वह सुमिति के साथ में आया था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन यानी कि महात्मा बुद्ध का था, जिसमें उनकी लिखी हुई हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई है। हस्तलिखित जो कि हाथ से लिखी हुई, हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई, कि बुद्ध की जो कुछ प्रतिमाएँ और उनके जो अनुवाद हैं, उनके जीवन से संबंधित जो गाथाएँ हैं, वह गाथाएँ पोथियों के अंदर है, जो कम से कम कितनी बताई गई है, 103। मेरा आसन भी वहीं लगा, मैं भी वहीं पर रुका। कौन? लेखक। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, पर एक एक पोथी 50-50 सेर से कम नहीं रही होगी, यानी कि एक पोथी का जो वजन था वो कितना था, 50 सेर, यानी कि सोचिए 15 सेर उसका वजन था। सुमिति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, यानी कि मुझको जो वह पोथियाँ पढ़ रहा था, जो पुस्तकें पढ़ रहा था, बुद्ध से संबंधित जो थी, उसका वह क्या कर रहा था, लेखक आनंद ले रहा था। और उसने जो सुमिति ने उनके जो यजमान थे, जो उसकी जान पहचान वाले थे, उनसे मिलने के लिए कहा, तो उसने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वह उस किताबों में डूबा हुआ था। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। जो सुमिति था उसको तो अपने यजमानों से, अपने जान पहचान वालों से मिलना था, तो वह तो क्या हो गया, अपने यजमानों से, अपने जान पहचान वालों से मिलने चला गया और मैं पुस्तकों के अंदर खो गया था, पुस्तकें पढ़ने लगा। दूसरे दिन बह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिहरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़े। यानी कि आगे की तरफ जो उनका सफ़र है वह क्या रहा, जारी रहा। वहाँ कुछ समय के लिए उस स्थान पर वह रुके, उस स्थान का आनंद लिया। उन्होंने, जो लेखक है उसने बुद्ध से संबंधित जो पुस्तकें थी उनको पढ़ा, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया। जो भिक्षु वहाँ थे उनसे भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जो कि उनके उस जो मठ थे, उस मठों के अंदर जो भिक्षु थे उनसे से उन्होंने क्या करी, शिक्षा ली, कुछ ज्ञान लिया। और फिर जैसे होते हैं ना ज्ञान देने वाले, प्रवचन देने वाले, तो इस तरह से उन्होंने कुछ समय वहाँ पे व्यतीत करके और फिर अपनी आगे की जो यात्रा है उस आगे की यात्रा का सफ़र उन्होंने जारी रखा।
तो बेटा ये यात्रा वृत्तांत जो था छोटा सा ही था, वो हमारे कंप्लीट हो गया है। बाकी और भी बहुत लंबा सफ़र है ये, वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इतना ही सफ़र है। तो बेटा आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो क्वेश्चन आंसर आपको अपने आप करने हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से स्कूल में आके पूछ सकते हैं। 10th क्लास के स्टूडेंट आई होप सब बच्चे कर लेते हैं। चलिए फिर भी मैं एक बार इन क्वेश्चंस के आंसर एक बार आपको बराबरी तौर से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।